विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन एक सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि गिरदावरी नहीं हुई। 2021-22 की गिरदावरी 28 फरवरी को खत्म हुई। उसके बाद जो खराब हुई फसल है उनकी गिरदावरी शुरू होगी। आप लिख कर दें, हम गिरदावरी करा कर देंगे। मैं ये माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में रबी 21-22 की फसल चल रही है और ये रबी 21-22 का मुआवजा नहीं है। रबी 21-22 का तो अब गिरदावरी चल रही है और 28 फरवरी तक उसका टाइम खत्म हुआ है। रेगुलर जो गिरदावरी होती है फरवरी के महीने में होती है। अब 28 फरवरी को रेगुलर गिरदावरी खत्म हुई है। इसके बाद भी जिन गांव में नुकसान हुआ है तो अब स्पेशल गिरदावरी इसकी होगी, लेकिन ये मुआवजा जो है इस साल का नहीं है। ये मुआवजा तो जब गिरदावरी पूरी हो जाएगी, फसल जब उसमें कटेगी, ये उसके बाद ही क्लियर होता तब जाके मिलेगा। अभी तो खरीफ 2021 का है और खरीफ 2021 की आज कोई कहे कि स्पेशल गिरदावरी करो, कोई अर्थ नहीं है। वो तो गिरदावरी जिस समय होनी थी उस समय हो गई। आज तो ये गेहूं और चने का जो इस समय की सरसों की जो गिरदावरी है वो 28 को खत्म हुई है। 28 के बाद 1 मार्च से स्पेशल गिरदावरी का प्रावधान शुरू होता है। तो स्पेशल गिरदावरी अब जो जहां का है वो लिख के दे देंगे, उनकी सबकी स्पेशल गिरदावरी करा देंगे। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में शोक प्रस्ताव पेश किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव किया गया और सदस्यों ने उनको श्रद्धांजलि दी। आजाद सेनानी उमराव सिंह यादव के निधन और हरियाणा के 17 वीरों के बलिदान पर भी शोक प्रस्ताव पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र की समाप्ति और इस सत्र के प्रारंभ होने से पहले कुछ महानुभूतियां हमारे बीच में नहीं रहे। उनके शोक के इस संदर्भ में मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2009 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। ये सदन जिला रोहतक के गांव निगाना के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर। बजट सत्र के दूसरे दिन आवारा पशुओं को लेकर भी सदन में बातचीत हुई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है।
गायों के लिए गौशालाओं के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। सारा पशु है सड़कों पर घूमते हैं और ये एक समस्या आज की नहीं है, पुरानी समस्या है, क्योंकि समाज में एक आदत बन गई है कि जो पशु उपयोगी है उसको तो घर में रखते हैं और फिर समाज के लोग जब वो अनुपयोगी हो जाता है, दूध नहीं देता है, तो फिर उसको सड़कों पर भी छोड़ देते हैं। हालांकि हमने बहुत कोशिश की है, उस सारे को गौशालाएं भी नई बनाने के लिए प्रावधान किए हैं। गाँव में भी पंचायती जमीन को 1000 रुपया पर एकड़ पर ईयर देने का हमने प्रावधान किया कि जो भी कोई गौशाला बनाना चाहेगा पंचायती जमीन उनको दी जा सकती है। कुछ नई गौशालाएं खुली हैं। गौ सेवा आयोग का भी हमने बजट बढ़ाया है, वो भी ऐसे जो गौशालाएं हैं जो बेसहारा पशुओं को ज़्यादा रखती हैं उनको ज़्यादा अनुदान दिया जाता है, बशर्ते कि दुधारी पशुओं को जो गौशाला होती है उनकी बजाय। और इसी में से आगे गौशालाओं को कैसे उपयोगी बनाया जाए, उनका जो गोबर है या मूत्र है उसके माध्यम से बनने वाली कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, उसकी उद्योग के अंदर कैसे उपयोगिता की जा सकती है, खाद का किस प्रकार से अच्छा उपयोग किया जा सकता है, फिनाइल उसमें से बनाई जा सकती है। ऐसा एक उद्योग के लघु स्वरूप को भी गौशालाएं खड़ा कर रही हैं ताकि जो गौशालाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई न पैदा हो। फिर भी हम जो है गौशालाओं के माध्यम से सारे विषय पर ध्यान रखे हुए हैं। ये कठिनाई दूसरी है कि पंजाब और राजस्थान के भी बहुत बेसहारा वो इधर घुसते हैं, आते हैं, क्योंकि हम टैगिंग करते हैं। टैगिंग करने के बाद हमारे अपने जो प्रदेश के पशु हैं उनकी पहचान तो हो जाती है, लेकिन बहुत पशु जो हैं बाहर से भी जब इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, खास करके राजस्थान से बड़े बड़े झुंड जब आ जाते हैं, वो दुधारू पशुओं को तो अपने साथ वापस ले जाते हैं, लेकिन जो अनुपयोगी पशु हो जाते हैं उनको वापस यहीं छोड़ जाते हैं। तो ये एक ऐसी कम्प्लेक्स समस्या है, इसमें सब मिल करके अच्छी बात यह है कि विपक्ष ने भी सहयोग करने का इसमें आश्वासन दिया है और सहयोग वो भी करेंगे, जनता से अपील करेंगे। केवल सरकार नहीं तो जनता को, यानी जनता के सहयोग के साथ सरकार अपना काम करेगी, जनता के लोग इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे तो इस समस्या पर हम हल पाएंगे। 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। सीएम ने कहा कि इस बार का बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा। केंद्र की तर्ज पर इस बार मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को कैसे पात्र व्यक्ति तक पहुंचाए, इस पर भी पूरा फोकस रहेगा। बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोग। हर वर्ग के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार स्मृति योजना की शुरुआत की। आइए जानते हैं कि कैसे ये योजना प्रदेश में बदलाव लाने में कारगर साबित हो रही है। हरियाणा सरकार हर तरीके से ग्रामीणों के साथ खड़ी है। प्रदेश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मदद मिल सके। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को भी लॉन्च किया गया है, जो गरीबों के कल्याण के लिए बनी है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 4000 रुपये मिले हैं, बाकी जो 2000 रह गए वो मार्च तक आ जाएंगे। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है जी। आज जीवन के 55 साल की उम्र में पहली बार कोई सरकार से हमें कोई सहायता मिले। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। यह योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। यह योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के भविष्य और वंचित वर्गों के जीवन को सुनिश्चित करके सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के रूप में तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिकों के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से मिले हैं हमें। ये 6000 की स्कीम थी, जो कि मेरे अकाउंट में मैसेज आया है, वो 4000 का आया है, तो वो हमें मिला है और हम इनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। योजना के तहत प्रत्येक परिवार के लिए 6000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। ये राशि सामाजिक सुरक्षा अनुदान के रूप में
लाभार्थी के बैंक खाते में मासिक आधार पर अंतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत घर के एक सदस्य जो मुख्य रूप से मुख्य लाभार्थी है, उसको जीवन बीमा कवरेज भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीमा पॉलिसी को सक्रिय रखने के लिए कुल वार्षिक राशि में खाते से 330 रुपए काट लिए जाएंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद सभी बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 या फिर इससे कम है और जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ये ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। तो कुल 3,14,000 बेनिफिशरीज हैं जिनको 5,32,99,000 अर्थात 5,33,00,000 रुपया रिइंबर्स किया गया है। यदि यह मृत्यु 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के बीच कोरोना संक्रमण के कारण हुई है तो 2 लाख मुआवजा प्रदान किया जाएगा। और यदि यह मृत्यु 31 मई 2021 के बाद किसी प्राकृतिक कारण कोरोना वायरस संक्रमण सहित से हुई है, तब भी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।